पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए कर्नल। डॉक्टर साकेत बिहारी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका भी जुड़ने के लिए। कर्नल टिक्कू के कैसे नौबत आ गई कि अब अल्लाह याद आ रहा है, अल्लाह करे कि ये जंग ना हो, भारत अटैक ना करे, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो अल्लाह याद इनको आ रहा है, इसमें भारत का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारे लिए ये सरदर्द रहा है। और 4 कन्वेंशनल जंग हुए हमारे दोनों के बीच में। 35 साल से इंसर्जेंसी लड़ रहे हैं हम, प्रॉक्सी वॉर कहिए, इंसर्जेंसी कर रहे हैं, आर्म्ड अपराइजिंग कर रहे हैं, जिहादी वॉरफेयर बताया, कुछ भी नाम आप दीजिए। तो पॉइंट ये है कि पिछले 35 साल से पाकिस्तान ने, चूंकि हर कन्वेंशनल वॉर हारा, तो एक नई तरफ की टैक्टिक्स उन्होंने इख्तियार करी। लेकिन भारत ने कभी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया नहीं, और उस वजह से इनफैक्ट 2 बार जो एक छोटी शैलो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और बालाकोट में हमला हुआ था, उससे ज्यादा फर्क पड़ा नहीं उनको, क्योंकि एक आधा महीने के बाद दोबारा रिग्रुप हो गए, क्योंकि जिहादी फैक्ट्री से आ रहे हैं और उनको सिर्फ हुक्म देना होता है, तो वो घुसपैठ करके कश्मीर में खून बहा देते हैं, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। वो घुसपैठिए तो मर जाते हैं, जिहादी तो मर जाते हैं, लेकिन उनके जहन में एक बात है कि उनकी जिंदगी जो है मरने के बाद ही शुरू होगी। तो पाकिस्तान के ऊपर कोई नुकसान हमने नहीं पहुंचाया है, और क्योंकि हमने पाकिस्तान के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, तो पाकिस्तान ने ये सोचा कि भारत का थ्रेशोल्ड इतना ऊंचा है कि उस थ्रेशोल्ड के नीचे अगर हम भारत के ऊपर नुकसान पहुंचा दे तो ये कार्रवाई चलती रहेगी, वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, ये मान के चले जा रहे हैं। 1947, 65, 71 और 99 को तो नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान को, वो कैसे याद भूल गया? जी नहीं, बिकॉज मैं आपको ये बताना चाहता हूं ना कि पाकिस्तान की आदत हमने ही खराब कर दी। अगर हमने, जैसे मुंबई में हमला हुआ, अगर उस टाइम हमने ये कदम उठाए होते जो अभी उठा रहे हैं, लेकिन हमने नहीं उठाए, क्योंकि भारत ने हमेशा ये माना है कि शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ। और मैं मानता हूं कि इस समय का ये जो अभी जो परिस्थिति बन रही है, ये आर पार की लड़ाई होने वाली है, और अगर हम पाकिस्तान को टुकड़ों में नहीं बांटते तो ये जिहादी कार्रवाई कभी खत्म नहीं होगी। तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा मौका है भारत के लिए, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इंडिया पाकिस्तान। कल टिक्कू, मैं डॉक्टर साकेत जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साकेत, अब ये मुझे लगता है कि सर्जरी कर ही देनी चाहिए, माकूल वक्त है, क्योंकि अंदर भी बगावत हो रही है, पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त बगावत हो रही है, कई सालों से, कई दशकों से हो रही है, और ये माकूल वक्त है कि अब सर्जरी कर दी जाए, हिस्सों में बांट दिया जाए, काट दिया जाए। देखिए कल के मीटिंग से जो तीनों सेनाध्यक्षों के साथ जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी की, उससे ये साफ जाहिर है कि उन्होंने तीनों अध्यक्षों को एम्पावर कर दिया है कि आप डिसाइड करें कि क्या नेचर, क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगा जिसमें हम लोग जवाबी कार्रवाई कर सके। ये बड़ा ही क्लियर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भारत अब इन मामलों में इतना सॉफ्ट रहने वाला नहीं है। जब एक बार इन लोगों ने इस तरह की हरकत कर दी, दहशतगर्दी की, तो हम किसी भी सूरत में इसको माफ नहीं करने जा रहे हैं, किसी भी सूरत में इसको भुलाने नहीं जा रहे हैं। और इसमें कोई भी जो तथाकथित ये आइडिया है कि वार से नुकसान होता है, वार से ये वो होता है, ये सारे चीजों को हम दरकिनार करने की स्थिति में हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान डिस्टर्ब कर रहा है कश्मीर के वादियों को, आप देखिए वहां पर जो टूरिज्म था, तकरीबन 80% टूरिज्म को लॉस हुआ है। जितने भी टूरिज्म के लिए बुक किए गए थे सारे होटल्स और वो तमाम व्हीकल्स, अब उनके ऑर्डर्स स्टेक पर हैं, उनको ऑर्डर्स अभी रोक दिया गया है, फाइनल नहीं हो पाया है। अभी एक मैं दूसरा न्यूज देख रहा था जिससे मुझे ये पता चला कि एक टैक्सी वाला तो ये कह रहा था अपने क्लाइंट से इस अटैक के पहले कि साहब हमारी स्थिति पहले से काफी बेहतर हो चुकी है और हम लोग बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में पहुंच गए हैं। जो पुराने जम्मू कश्मीर की बात थी शायद वो अब नहीं रही, काफी कुछ अच्छा हो चुका था।
साकेत जी, सवाल ये है कि अब ये कहा जा रहा था कि डिप्लोमेट तरीके से पूरी सिचुएशन को संभालने की जरूरत है। क्या अभी समय है कि डिप्लोमेट तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो अपराध यहाँ किया गया है आतंकवादियों नहीं, की देखिए, तरफ से? डिप्लोमेटिक तरीके से कार्रवाई करने की बात है, उसके लिए भी आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 3 घंटे में 5 मीटिंग्स की हैं, और उस 5 मीटिंग्स में आप देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी जो अपने विदेश मंत्री हैं, तमाम लोगों से, इवन कृषि मंत्री शिवराज सिंह से भी उन्होंने बात की इन सारे मुद्दों पर। जेपी नड्डा साहब से भी बात इसमें हुई है। इन सारे मुद्दों पर बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से चर्चा की गई है जी। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मुझे नहीं लगता है कि इस रात की सुबह वो डिप्लोमेसी होगी जिसमें वार जैसे चीज को हम टाल देंगे। ऑलरेडी कर्नल टिक्कू से जानना चाहेंगे। हमारे डिफेंस के चीफ हैं, साकेत जी, आपको ऑथराइज किया जा चुका है। डॉक्टर साकेत, आपको रोकूंगा। मैं कर्नल टिक्कू से जानना चाहूंगा, क्या वाकई में कर्नल टिक्कू आपको नहीं लगता है कि ये बदलता हुआ भारत है? आप, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखता है, वाबस्ता है, आपके सरनेम से लग रहा है। हमने देखा है कितनी बारातों को खड़ा करके, चिन्हित करके पहले गोलियां मार दी जाती, आतंकी मार देते थे। मैसेकर आपके सामने है, टिप्स पे होंगे आपके, छत्तीस सिंह पुरा एंड ऑल दिस। तब ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती थी? अब थोड़ा बदलाव आपको नजर आता है 2014 के बाद? देखिए, 2014 के बाद तो बहुत ज्यादा बदलाव आया, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2014 से पहले कई भारत के कई तो छोड़ दीजिए, भारत के कई हिस्सों में हर दूसरे दिन आपको आतंकवाद का कोई ना कोई आतंकवादियों का कोई ना कोई हमला तो जरूर हो ही जाता था। वो वाराणसी, गया, अक्षरधाम, दिल्ली, कानपुर को गिन लीजिए, हजारों लोग उनमें। लेकिन 2014 के बाद नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के बरखिलाफ तब भी हमने दया दिली दिखाई, तब भी हमने ये सोचा कि नहीं शायद पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए, अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हम डिप्लोमेटिक, आपने शायद सवाल पूछा कि क्या अभी भी डिप्लोमेटिक स्कोप है कोई पाकिस्तान में सेंस डालने की। डिप्लोमेटिक पॉइंट ये है, डिप्लोमेटिकली आप क्या सेंस डालना चाहते हैं, हमारी क्या समस्या है? हमारी सिर्फ एक डिमांड है कि आप जो आपने जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, आतंकवादियों का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में बनाया है भारत के विरुद्ध, उसको खत्म कर दो। ये हमारा ओनली डिमांड। जब वो कहते हैं हमसे बातचीत करेंगे, जब वो कहते हैं हमसे ट्रेड करेंगे, जब वो कहते हैं सार्क मीटिंग कराओ, हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप अपना जो आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाया भारत के, वो खत्म करो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये हमारी इकलौती डिमांड है। तो अब आप डिप्लोमेटिकली आप इसको हासिल करना चाहेंगे, वो तो कहते हैं हमारे है ही नहीं, वो तो शुरू ही इस बात के करते हैं। तो फिर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ना कि साथ साथ में बात और गोली नहीं चल सकती। एक और बड़ी खबर दिखाते चले, बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जहां आप देखिए, युद्ध को लेकर ख्वाजा आसिफ ने ये बड़ा बयान दिया और अल्लाह करे युद्ध टल जाए, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले कि ख्वाजा आसिफ के अंदर भी अब डर का माहौल है। रक्षा मंत्री अगर इस तरह से बयान दे रहा है तो यहां से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से डर, खौफ का माहौल बना हुआ है। बड़ी अपडेट, जहां पर रक्षा मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया कि युद्ध को लेकर बड़ी बात कह दी गई है कि अल्लाह करे युद्ध टल जाए या फिर मध्यस्थता कर इसे संभालने की कोशिश की जाए। लेकिन फिलहाल मीडिएटर कौन बनेगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। साकेत जी, मीडिएटर को लेकर अब सवाल उठ जाएगा। युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए, ये बड़ी बात रक्षा मंत्री की तरफ से कही जा रही है, लेकिन ये उस वक्त मुनीर को नहीं सोचना चाहिए था जब वो बयानबाजी कर रहा था। देखिए, इसमें मेडिएशन और ऐसी चीजों का कहीं कोई जगह मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि बड़ा ही क्लियर कॉन्सेप्ट है कि भारत के बारे में जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, वो भारत आज का भारत नहीं है। आज का भारत काफी एस्पिरेशनल है, आज का भारत काफी इंक्लूसिव है, आज का भारत काफी प्रोग्रेसिव है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और जो हमारा मुल्क है, मुल्क की खुशी के लिए, मुल्क के चैन के लिए जो कुछ भी सिस्टम या रोड मैप है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, और इसमें काफी लोगों ने मेहनत की है। इसमें मेहनत करने वाले में
समाज का हर वर्ग शामिल है, और उस सिस्टम को अगर आप डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं, रप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कार्रवाई होगी वो बहुत ही इफेक्टिव होगी। और हम ऐसे छोड़ने नहीं जा रहे हैं इन चीजों को, इतने सॉफ्ट अब हम नहीं रहे। हमने ऑलरेडी अपने नुकसान को बर्दाश्त किया है, और ये बर्दाश्त एक बार नहीं कई बार हुआ है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान ने कई बार ये कोशिश की है, चाहे वो बम्बई अटैक का मामला हो या कोई भी अटैक का मामला हो, अल्टीमेटली खुलकर यही बात सामने निकल कर आती है कि जो भी दहशतगर्द थे वो कहीं ना कहीं वहां के मतलब सेना फिर से ये कहा जा सकता है ना साकिब अब जी हम कि इन फुल एंड चीजों को फाइनल बर्दाश्त करने का अब बिल्कुल भी समय नहीं आ कर गया सकते। है, कुछ ऐसा। काफी कॉम्पिटेंट है इस मामले में, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत बढ़िया से जानते हैं, दैट इज फॉर श्योर। इसको आप बिल्कुल भी डिगा नहीं सकते, और इसमें कोई मेडिएशन ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता कि इसकी गुंजाइश है। हमने ऑलरेडी देखा है, हमने बहुत सब्र कर लिए हैं, हमने बहुत टॉलरेंस दिखाया है, मेडिएशन की तो हमने बात इतना बहुत सपोर्ट दूर की किया है है। जिसका कोई जवाब सबसे नहीं बड़ी है। बात तो यहाँ पर ये है पाकिस्तान में कि जब भी प्रॉब्लम आया साथ है, देने की बात भारत तो हो एक रही ऐसा है कि देश हाँ है ठीक है, जो फेवर है। हरदम सामने निकल कर आया है मदद करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो फिर आप तैयार रहिए इसके नुकसान को झेलने साकिब के जी, लिए। एक सवाल है, फेवर और साथ देना दोनों में कितना डिफरेंस है? क्योंकि जो देश कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हम साथ हैं, लेकिन फेवर के साथ 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 की बात होती है कि जब युद्ध शुरू होता है तो फिर साथ कौन कौन देता है? यूक्रेन का भी हमने देखा। नहीं सर, बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी सिस्टम की जो मदरबोर्ड है वो उसकी अर्थव्यवस्था होती है, इस बात को मानना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के पूरे जीडीपी का तकरीबन 48% डेट पर आधारित है, ऋण पर आधारित है, कर्जे पर आधारित है। और जहां पर उनकी जीडीपी की प्रगति की रफ्तार 3% है, वहीं पर उनके डेट के इंटरेस्ट की प्रगति की रफ्तार 5% है। तो ऐसे तो कभी वो डेट पे आउट ही नहीं कर पाएंगे। और ऐसे डिफंक्ट स्टेट को डॉक्टर साकेत, कौन स्टेट मदद, कौन सी कंट्री मदद करना डॉक्टर चाहिए? साकेत, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, कर सकती है, करने एक मिनट के लिए आपको रोकूंगा। कर्नल टिक्कू के पास जाना चाहूंगा। कर्नल टिक्कू, आपने जंगों का जिक्र किया, पाकिस्तान ने हारी, कारगिल में भी मुंह की खानी पड़ी, उसके बावजूद मैं देखता हूं कि जो इनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है आसिम मुनीर, जो नेवी के चीफ हैं नावीद, या फिर जो दूसरे हैं बहादुर संधू, इनके तकमे मेडल कहाँ से आते हैं? वो कहाँ से लाए हैं? इन्होंने कहाँ से जीते हैं वो मेडल? किस जंग में जीते हैं? क्या के घर में बैठ के कुश्ती खेलते हैं क्या? कबड्डी खेलते हैं? जंग तो कोई नहीं जीती, फोटो लेकिन देखिए, इलेक्शन तकमे लगाए हैं हाथ से। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में इन्होंने यूक्रेन को अपना रिजर्व एम्यूनिशन बेच दिया है? देखिए मैं पहले पाकिस्तान के बारे में आपको एक चीज मैं बताता हूं। वहां पर एक ही इंस्टीट्यूशन है जो मैटर करता है, और वो है पाकिस्तान आर्मी। नेवी, एयरफोर्स अपने अपने कुछ जहाज लेकर और जंगी जहाज लेकर अपने बैठे प्रशिक्षण कर रहे हैं या जो भी अपने कैंप्स में कर रहे हैं। देश को चलाता है पाकिस्तान आर्मी। और मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगी, जो भी कार्रवाई हमने पहलगाम में देखी, उसके बाद की देखी, थोड़ा उससे पहले की देखी, ये सब आसिम मुनीर का किया कराया खेल है। और पिछले 5 दिन से वो गायब हैं, दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो उन्होंने भाषण दिया, जो विदेश से आए हुए पाकिस्तानी थे, जो फोरम ही नहीं था ऐसी बात करने का, उन्होंने 3 बातें कही। कश्मीर हमारी शाहराग है, वो तो वो हर चीफ वही कहता है, लेकिन मौका वो नहीं था बोलने का। दूसरा, उन्होंने बोला 2 नेशन थ्योरी को हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो कलमा के नाम पर बना है, इसको जितना आगे ले जाएंगे 2 नेशन थ्योरी भी उन्होंने बता दिया। तीसरा, उन्होंने बताया कि हमारा और हिंदू के बीच में कोई तुलना ही नहीं है, अलग अलग चीजें। मतलब ये ऐसा स्पीच था जो कि नहीं बोलना चाहिए था, खासकर उधर जो वो जिस चीज की वो वहां पर मीटिंग चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर ये जो पहलगाम में हुआ, इसमें तीनों चीजें आ गई जी। हिंदू को पहचान करके उनकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करके उनको मार दिया गया, और कश्मीर हुआ, कश्मीर में, और 2 नेशन थ्योरी को आगे बढ़ाया इन्होंने। बिल्कुल। अब प्रॉब्लम इनकी क्या है, इनको ये नहीं पता चलता है कि भाई भारत की भी एक सब्र की सीमा होती है, और
वो सब्र की सीमा, वो जब बांध टूट जाएगा फिर कहर आपके ऊपर बरसेगा। अब इनके पास एक चीज है, आपने सुना पिछले 8 दिन में पिछली जो कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी आदमी, आज तो मरियम ने भी बता दिया, कोई भी इनका पॉलिटिशियन है, कोई भी मिनिस्टर है, वो पहले बताएंगे न्यूक्लियर बॉम्ब है हमारे पास, ये बताते हैं। हाँ, और उसको ये इस्लामिक बॉम्ब कहते हैं। इनको पता होना चाहिए पूरे विश्व में 3 देश हैं जिन्होंने इनको समर्थन देने का वादा किया है। उसमें से एक देश है चाइना। चाइना, आपको पता, उनकी हिस्ट्री ऐसी रही है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, ताइवान है, और उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। अगर पाकिस्तान में बैठा ये कोई सोचता है कि चाइना उनके डायरेक्ट मदद के लिए आएगा, वो उनकी सबसे बड़ी भूल है। टर्की जो है इतना दूर है वहां से, वो उनको कुछ ड्रोन्स भेजेगा लेकिन कोई उनके खास मदद के लिए नहीं आएगा। और अजरबैजान है, अजरबैजान को तो रिजेक्ट आप कर ही लीजिए, बिकॉज वो बहुत दूर है, उनके पास इतना, वो खुद आर्मेनिया के साथ जंग में मुलविस है। टर्की ने सफाई भी दी है। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर से गिदड़ भभकी है, और क्या कहा है वो जरा दिखा देते हैं। देखिए, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने गिदड़ भभकी दी है, और अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर देंगे, इशाक डार कह रहे हैं। और अगर हमला होता है तो जवाब देंगे। तो अगर आप जवाब देंगे तो भारत क्या यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए बैठा है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर आपकी तरफ से यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा तो 100 गुना बढ़कर भारत आगे बढ़ेगा, और उसके बाद नेस्तनाबूद करने के लिए कार्रवाई को तेज कर दिया जाएगा। अगर हमला हुआ तो जवाब जरूर दिया जाएगा, इशाक डार कह रहे हैं। इशाक डार की मतलब समझ नहीं आती है, जिनके पास 4 दिन के लिए रिजर्व एम्युनिशन नहीं है, वो ये बात कर रहे हैं। और अपनी गरीबी को देखते हुए उन्होंने अपना जो रिजर्व एम्युनिशन था वही बेच दिया हुआ है, और इस तरह की बात करेंगे। और पाकिस्तान को थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेनी चाहिए, अगर रिसर्च कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जानकार ये कह रहे हैं, रिपोर्ट्स ये कह रही है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान 2 घंटे में 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलेगा। और फिर उस घंटे का आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर वो घंटे दर घंटे बढ़ते चले जाते हैं तो नुकसान की सीमा क्या होगी। साकेत जी, 46,000 करोड़ रुपए महज सिर्फ 2 घंटे में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने शायद पहले भी कभी कहा था कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो भारत के इकोनॉमी के तकरीबन 1/10 से भी नीचे का है। और अगर वार में ये इसाक साहब जो बोल रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब नहीं होने जा रहे हैं, हम सामने आएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन से ज्यादा इसाक जो ये है 15 दिन से ज्यादा झेलने की स्थिति में होंगे। बिल्कुल पाकिस्तान इस प्लानेट से, इसका नक्शा बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, है ना, ये स्थिति हो सकती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं 15 दिन तो बहुत ज्यादा होगा साकेत जी, 15 दिन तो बहुत लंबा समय हो जाता है। 2-2 घंटे के बाद जब अपडेट आती है ना, ओवरऑल बहुत समय दे दिया, 15 दिन बहुत हो गया। हम ये भी कंसीडर करते हैं कि बाहर से उनको कितना सपोर्ट मिलता है। तो एक जो इंक्लूसिव पोजीशन है उसको ध्यान में रखते हुए 15 डेज से 60 वो नहीं टिक पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 देखिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कहीं ना कहीं अपने स्मिता, अपने आइडेंटिटी को एसर्ट करने के लिए इस तरीके के हमलों को करवाती रहती है, ताकि पाकिस्तान की आवाम को ये लगे। साकेत जी, एक सेकंड वेट कीजिएगा। साकेत जी, आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड वेट कीजिए। टिक्कू जी, सवाल यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने आज तक कौन सी जंग जीती है जो इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। वो तो सिर्फ राजनीति में पड़ी हुई है। एक चीज आशा मैं भी जानना चाहूंगा, ये इस्लामिक बम जो जिसकी धमकी दे रहे हैं, वो रशिया ने, जो सबसे बड़ा पावरफुल है, उसने नहीं अभी तक यूज किया, तो ये कैसे धमकियां देते हैं? ये इस्लामिक बम कैसे यूज कर सकते हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि देखिए, पहली तो ये जो धमकियां दे रहे हैं ना, ये सब वो लोग हैं जिनको न्यूक्लियर बम के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना उनका कंट्रोल है, उनको एन के बारे जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर
के ऊपर कंप्लीटली आर्मी कंट्रोल कर रही है और इनको सामने आने भी नहीं देते। इनको पॉलिटिशियन को कुछ नहीं पता है। ये तो एक आपने सुना होगा, एक इनका एक मंत्री था पिछले वाले कैबिनेट में, वो टेलीविजन में आकर मंत्री था वो फेडरल गवर्नमेंट का, वो कह रहा है हमारे पास एक एक छटांग का एक एक पाव का हाँ, बम है। पाव तो का इनको बता रहा कोई था। आइडिया हाँ नहीं है हाँ बात क्या कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो आप उठाओ और फेंको, ऐसा नहीं होता है। उसके कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मैरी करने पड़ते हैं, उसका एक टाइम लैप्स होता है, उसके बाद वो आगे जाकर वॉरहेड में डाला जाता है, वॉरहेड को उसको चार्ज किया जाता है, काफी सारी अरे प्रक्रिया। और हर मैं 10 साल में चेक भी करना पड़ता है कि एक्सपायरी तो नहीं हो गया। चलाने की तो सोच रहे हैं लेकिन कहीं एक्सपायर ना हो गया हो, ये भी तो सवाल रहता है। और दूसरा टिक्कू जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फेवर और साथ देना दोनों में कितना डिफरेंस होता है। ये पहले मैंने सवाल किया लेकिन उसका जवाब नहीं आया। जो देश जिस तरह से टर्की है, अजरबैजान है, साथ देने की बात हो रही है क्या, सिर्फ फेवर की हो रही है? आप ये बताइए मेरे को, 1971 में जो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट था वो आज से 10 गुना ज्यादा था। अमेरिका उनकी तरफ से इंटरवीन करना चाहता, पूरा अरब वर्ल्ड उनके साथ था। क्या हुआ? आजकल तो अरब वर्ल्ड इनके साथ है ही नहीं, अमेरिका इनके साथ है ही नहीं। चाइना अमेरिका को रिप्लेस करके इनके साथ है, लेकिन चाइना की तो अपनी अजरबैजान की धमकी किसको देता है फिर? टर्की की धमकी किसको होती है? चाइना की धमकी किसको देता है? बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर टिक्कू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साकिब जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल पाकिस्तान की गिदड़ भभकियां लगातार जारी हैं, लेकिन मुंह की ही खानी पड़ेगी, ये समझना जरूरी है। क्योंकि रिसर्च वर्क करना पाकिस्तान के अंदर भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स बनकर बैठे हुए हैं, जो आज दिख नहीं रहे हैं, उन्हें करना जरूरी है कि 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर 2 घंटे में होने वाला है, वो भुगतने के लिए तैयार रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।